गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और आज हम अपना 3rd चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संघवाद। क्या नाम है? भारतीय संघवाद, जिसको इंडियन में फेडरलिज्म भी कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी इसका क्या मतलब होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बटी हुई होती हैं, तो ऐसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसके विपरीत होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक का मतलब होता है कि जहां पर शक्तियां बटी हुई ना हो बल्कि एक ही हाथ में हो, तो उसको बोलेंगे हम एकात्मक व्यवस्था। कहने का क्या मतलब है? अगर शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बटी हुई है तो वो बन जाती है संघात्मक व्यवस्था, और अगर शक्तियां ना बटी हुई हो, एक ही हाथ में हो, तो उसको हम बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। वास्तव में भारत न तो संघ है और न ही एकात्मक, बल्कि इसमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम बारी बारी से भारतीय संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का अध्ययन करें। तो पहले हम जो विशेषताएं करेंगे वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? संघात्मक का मतलब क्या है कि जहां शक्तियां दो सरकारों के बीच में बटी होती हैं। तो पहली जो विशेषता है संघात्मक व्यवस्था की, वो तो यही हो गई कि पहले क्या है, शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बटी हुई है। तो जो ये शक्तियां बटी हुई हैं, ये 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों को बांटा गया है। कौन कौन सी वो 3 सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, उन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। इसमें होते हैं कौन कौन से विषय? जैसे युद्ध, शांति, डाकतार, रेलवे, मुद्रा आदि। तो ये सारे के सारे जो विषय हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए इनको संघ सूची में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जिन विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, उन्हें राज्य सूची में रखा गया है। तो इसमें कौन से विषय होते हैं? जैसे स्थानीय सरकार, पुलिस, जेल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि। और इसके अलावा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश दोनों ही सरकारों के बीच में कोई मतभेद, कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो फिर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होगा। तो ऐसे जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर होते हैं जैसे विवाह, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। तो ये सारे जो विषय हैं ये कौन सी के हैं? समवर्ती सूची के। इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है? वो सर्वोच्च है। चाहे कोई भी सरकार है, केंद्र सरकार है या चाहे वो राज्य सरकार है, कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। इसके बाद है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। कहने का क्या मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई आपसी विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय न तो विधान पालिका के और न ही कार्यपालिका के अधीन है, बल्कि वो क्या है? स्वतंत्र हैं। आगे है कठोर संविधान। संविधान में संशोधन करना क्या है? बड़ा ही कठिन है। संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। तो इसमें जो संशोधन करने के लिए विधि अपनाई गई है वो क्या है? संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, और कुछ विषय तो ऐसे हैं जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति आवश्यक है। कहने का क्या मतलब है कि संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि पिछले 54 वर्षों में अभी तक 93 संशोधन
हुए हैं। और इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है द्विसदनीय विधानमंडल। संघ के लिए संसद को द्विसदनीय बनाया गया है। द्विसदन का मतलब क्या होता है? जिसके 2 सदन हो। जैसे हमारी संसद है, संसद के कितने सदन हैं? 2। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। कहने का क्या मतलब है कि जो निचला सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा क्या करती है? देश का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हमने भारतीय संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं ये टॉपिक किया। बाकी कल जो एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।